सबसे पहले हम शुरू करते हैं सर कि ये जो खान साहब ने एक मुज़ाकरात के हवाले से अपने रहनुमाओं के ज़रिए एक पैगाम भी भेजा है और एक जो कुछ बयानात सामने आ रहे हैं कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन जो गुफ्तगू है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी। कल भी अली ज़फ़र साहब ने कहा है कि खान साहब ने यह वाज़े कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ बात करे। आपको लग रहा है कि ये एक पॉजिटिव जेस्चर है खान साहब की तरफ से, या आपको लगता है कि मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात आगे नहीं बढ़ सकती? बहुत शुक्रिया गौरमानी साहब। मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात के हवाले से पीपल्स पार्टी और उसकी लीडरशिप और ख़ान साहब कभी भी वाज़े नहीं रहे, बहुत शदीद कन्फ्यूजन का शिकार हैं और अब तक चले आ रहे हैं। आप देखते हैं कि ये बात कि जी हमने उनसे मुज़ाकरात करने हैं जो कुछ हमें दे सकते हैं या जो कुछ देने की कुदरत रखते हैं या जो मसाइल हल करने की सलाहियत रखते हैं, ये उनका एक मौक़िफ़ है। दूसरा मौक़िफ़ उन्होंने ये इख्तियार किया कि जी हम सियासी जमातों से बात करेंगे और उन्होंने बातचीत शुरू भी की। स्पीकर के पास गए, एक डेलीगेशन गया उनका, स्पीकर ने बात वज़ीर आज़म तक पहुँचाई, एक कमेटी बनी, मुज़ाकरात शुरू हुए, उसे अधूरा छोड़ के चले गए। तीसरा पहलू ये है कि वो बार बार कभी सड़कों की दुआई देते हैं, कभी लॉन्ग मार्च की बात करते हैं, कभी फिर अवामी ताकत को आजमाने की बात करते हैं। फिर जैसे आपने फरमाया कि मुख्तलिफ रहनुमाओं से जो बातचीत होती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। अलीमा खान एक स्टेटमेंट देती हैं, अली गौर एक स्टेटमेंट देते हैं, असद कैसर एक स्टेटमेंट देते हैं, सलमान अकरम राजा एक स्टेटमेंट देते हैं और उनमें हमांगी नहीं होती है जब तक लीडरशिप से मेरी मुराद है इमरान खान खुद वाज़े नहीं होते कि उन्होंने सियासतदानों से मुज़ाकरात करने हैं और सियासी जमातों से करने हैं, और हमेशा सियासी जमातें ही मसाइल हल किया करती हैं। वो जिस दरवाज़े पे मुसलसल दस्तक दे रहे हैं और दस्तक देते देते उनकी उंगलियां थक गई हैं, उनके हाथ खून आलूद हो गए हैं और वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा। वो मौक़िफ़ एक आ चुका है उनका बड़ा वाज़े कि सियासतदान सियासी जमातों से बात करें, फ़ौज जो है वो सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगी। ये एक डिक्लेयर्ड मौक़िफ़ है उनका। अब अगर फ़ौज अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाती है और ख़ान साहब की बातचीत सुनने पे आमादा हो जाती है तो हमें तो उस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एक चीज़ ख़ान साहब को नोट करनी चाहिए कि वो वाज़े हों, दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करें और फिर उस पर कारबंद हो जाएं। ये नहीं कि सुबह कुछ और कहना है, शाम कुछ और कहना है, अगले दिन कुछ और कहना है। तो इस तरह से कन्फ्यूजन फैलता है। कभी वो सियासी इत्तेहाद की तरफ जाते हैं, कभी ग्रैंड अलायंस बनाते हैं। अभी कल उन्होंने कहा जी कि हम सड़कें बंद करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन कन्फ्यूजन से निकलेंगे तो फिर रास्ता निकलेगा। लेकिन सर अब क्या हम ये कह सकते हैं कि आप अभी भी खान साहब को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि शायद ये मौक़िफ़ खान साहब का ना हो? जैसे आपने फरमाया कि मुख्तलिफ रहनुमा हैं तो उनके मुख्तलिफ बयानात हैं, तो अभी भी आपको लगता है कि शायद ये बयान खान साहब का ना हो या ये बयान इस तरह ना हो? और दूसरा, अगर पीटीआई आपके साथ मुज़ाकरात चाहती है या वो करने को तैयार हो जाए, तो क्या जिस कमेटी के आप तर्जमान थे सर, वो कमेटी दोबारा फ़ाल हो सकती है? देखिए, अभी रिसेंटली ये जो इंडिया के साथ हमारी एक जारहियत का मुकाबला हमने किया और अल्लाह ताला ने हमें बड़ी वाज़े फ़तह अता की, इसके साथ एक जनरल कंसेंसस के हवाले से हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी स्टेटमेंट दी है कि हम हर जमात से बशमूल पीटीआई बातचीत करने को तैयार हैं। हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। जब मुज़ाकरात शुरू हुए थे तो भी बंद नहीं किए, ये ख़ुद उस मुज़ाकराती अमल से निकल गए। लेकिन हमारी कमेटी भी बरकरार रही, जो उसूली तौर पे तो अब भी बरकरार है। उसकी आइनी कानूनी हैसियत पे मैं बात नहीं करना चाहता। अगर पीटीआई कहती है जी कि हाँ हम मुज़ाकरात का अमल फिर शुरू करना, तो दो चीज़ें। पहले तो ये है कि वो ये कहे कि जी हाँ हमारा मौक़िफ़ ये है, हम आप ही से बात करेंगे, आप ही से मामलात हल करेंगे और आप ही से जो मांगेंगे वो चाहेंगे और आप ही हैं जो मसाइल को हल कर सकते हैं, तो फिर ठीक है। दूसरी बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि जो कमेटी हमारी बनी थी वो वही कमेटी कायम रहे, नई कमेटी भी बन सकती है। इसी तरह पीटीआई की भी नई कमेटी का बनना कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। बड़ा इशू गुरमानी साहब सिर्फ ये है कि वो वाज़े हों और उनकी जो टीम आए वो इख्तियार लेके आए। वो ऐसे ना हो कि बात बात पे ये कहें जी हमने तो खान साहब से पूछना है, हमें तो खान साहब से मिलने का मौका दें, हम उनसे मिले बगैर इस बात के जवाब नहीं दे सकते, हम उनसे मिलेंगे तो खुले मैदान में मिलेंगे, कोई देखने वाला ना हो, कोई सुनने वाला ना हो।
इन खरखशों से निकलें और ठोस मैंडेट लेके आए, वाज़ेह यकीन दहानियाँ लेके आए अपनी लीडरशिप से, और एतमाद के साथ हमारे साथ बैठे बातचीत करें। सौ बिस्मिल्लाह। लेकिन इरफान साहब, अभी जो खान साहब के मुख्तलिफ टेस्ट के हवाले से एक बात चल रही है, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रही है। वो जो पॉलीग्राफ टेस्ट के हवाले से एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है, PTI का ये मौक़िफ़ है कि ये खान साहब की तौहीन है, ये टेस्ट जो हैं वो तो दहशतगर्दों के होते हैं और इस तरह के बयानात। आप समझते हैं कि ये PTI का जवाब या ये तहफ़्फ़ुज़ात ख़दशात दुरुस्त है? देखिए, PTI की हद तक वो अपनी लीडरशिप के हवाले से जिस तरह की हमदर्दी रखते हैं और लीडरशिप की इज़्ज़त या वक़ार के हवाले से अगर कोई बयान देते हैं तो मुझे उस पर एतराज़ करने का कोई हक़ हासिल नहीं है। हम भी अपनी लीडरशिप का एहतराम करते हैं और वो भी अपनी लीडरशिप के हवाले से यकीनन इस तरह की बात अगर सोचते हैं या कहते हैं तो उन्हें इसका हक़ हासिल है। लेकिन मामला ये है कि ये सारा इशू अदालत के पास है। अदालत के कहने पे ये टेस्ट हो रहा है और अदालत इस टेस्ट से अगर उन्हें मुस्तस्ना करार देती है तो दे दे। हमने तो ये नहीं कहा कि ये टेस्ट कराया जाए। अब अदालती अमल से एक चीज़ गुजर रही है, उस पर मेरी राय या ख़ुद PTI की राय कोई अहमियत नहीं रखती है। और हक़ाइक़ और सच सामने आने के लिए मेरा ख्याल है कि जो अदालती आर्डर्स होते हैं, अहकामात होते हैं, उनकी पासदारी की जानी चाहिए। इरफान साहब, अभी अगर हम देखें तो जहां पर PTI मुज़ाकरात के हवाले से एक मौक़िफ़ अपना रही है, फिर अदालतों के हवाले से उनका एक मौक़िफ़ रहा है, वहीं पर हम जैसे शुरू में हमने जिक्र किया कि शायद खान साहब अब चाह रहे हैं कि बातचीत हो, लेकिन गंडापुर साहब का अगर उस दिन का बयान ज़रा आपकी नज़र से गुजरा हो तो उन्होंने कहा है कि अगर खान साहब के साथ हमारी मुलाकात नहीं करवाने दी जाती तो फिर जो IMF के साथ हुकूमत की शराइत होंगी उसमें शायद फिर हम हुकूमत का साथ ना दें। मतलब IMF के साथ अगर कोई डील होती है तो फिर एक सूबा जो है वो हुकूमत के साथ नहीं खड़ा होगा। ये किस हद तक एक संगीन इक़दाम होगा अगर खैबर पख्तूनख्वा या PTI इस तरफ जो है वो जाती है? तो देखिए, ये ऐसा एक अमल है जिस पे वो मुसलसल एक तहरीक की तरह से, एक मुहिम की तरह से PTI रही है। आपको याद है कि 2022 में शौकत तरीन साहब का एक ऑडियो सामने आया था जी, जब वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जहाँ उनकी अपनी हुकूमतें थी उनके वज़राए ख़जाना को कायल कर रहे थे कि वो इस तरह का ख़त लिखें IMF को। मतलब ये है कि IMF कर्ज ना दे हमें, हमारे साथ कोई मामला तय ना करे। फिर खान साहब जेल में गए, वहाँ से उन्होंने एक तफसीली ख़त लिखा IMF को। फिर उसके कुछ दिनों बाद IMF के सामने एक बहुत बड़ा मुज़ाहरा हुआ वाशिंगटन में हेड क्वार्टर के सामने। फिर यहाँ पे जो उमर अयूब साहब हैं उन्होंने एक बड़ा डोजियर और खतूत पेश किए यहाँ के जो कंट्री हेड हैं IMF के। तो ये उनकी पुरानी मुहिम है और मुहिम का बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए, घुटनों के बल गिरे, पाकिस्तान की तजलील हो सारी दुनिया के अंदर, एक बहरान पैदा हो और शायद उस बहरान से कोई रास्ता निकल आए खान साहब के लिए। मकसद ये है। इसी से जुड़ा हुआ ये है कि उन्होंने समुंदर पार पाकिस्तानियों से कहा कि आप पैसे ना दो पाकिस्तान को, IMF भी ना दे, समुंदर पार पाकिस्तानी भी ना दे। पाकिस्तान भूख और नंग का शिकार होकर एक ज़ख्म खुर्दा मुल्क की तरह ज़मीन पर गिरे और उनके मकासद पूरे हुए। तो ये उनकी पुरानी मुहिम का एक हिस्सा है। दूसरी बात यह है कि गंडापुर साहब ने जो ये कहा कि, तो ये हर बात पे कहते हैं, वो एक करारदाद अमलाते हैं तो कहते हैं जी खान साहब को रिहा करो, खान साहब को रिहा करेंगे तो मईशत ठीक होगी, खान साहब को रिहा करेंगे तो सियासी इस्तेकाम आएगा, खान साहब को रिहा करेंगे तो जंग जीती जाएगी, खान साहब को रिहा करेंगे तो सरमाकारी आएगी। भाई सारी चीज़ें हो रही हैं। खान साहब को एक अदालती अमल से गुजरना पड़ेगा जिस तरह लीडर गुजरे हैं और गुजरते रहते हैं, लंबी कैदें भी काटते रहते हैं। हमने शर्तें नहीं लगाई थी कि ये करोगे तो ये होगा। तो मामला ये है कि अल्लाह के फजल से खान साहब के जेल में होने की वजह से कारोबार सल्तनत नहीं रुका, हमारी मईशत भी आगे आई है, उसके सारे इशारे बेहतर हुए हैं, सरमाकारी आई है। हमारे दोस्त पूरी तमकनत के साथ, वक़ार के साथ इस आजमाइश की घड़ी में हमारे साथ खड़े रहे हैं। हमने एक बहुत बड़ी जंग जीती है खान साहब के जेल में होते हुए भी। तो किसी फ़र्द के साथ कौम की तकदीर को नत्थी नहीं करना चाहिए। कौम कौम है और कौम ने मईशत का मैदान हो, सियासत का मैदान हो, जंग का मैदान हो, खारजा सफारतकारी हो, मीडिया का मैदान हो, हर मैदान के अंदर उस कौम ने अपनी आवाज़ उठानी है। इसको किसी फ़र्द की रिहाई से नत्थी कर देना। भाई IMF से पाकिस्तान को अगर कोई पैकेज मिलता है तो उसका खान साहब की ज़ात से क्या ताल्लुक़ है?
मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। लेकिन इरफान साहब, अभी हम IMF का और बजट का सर जिक्र कर रहे थे, तो अब जो सेनेट के अंदर जो तजावीज़ आई हैं फैसल वावडा साहब की तरफ से, मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से हमने देखा, आप सर क्या राय रखते हैं दिफाई बजट में इजाफे के हवाले से जो बात चल रही है उस हवाले से? देखिए नादर गुरमानी साहब, मामलात ये हैं, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें एक ऐसे हमसाये से पाला पड़ा है जिसके मिजाज के अंदर जारहियत है, जिसके मिजाज के अंदर पाकिस्तान दुश्मनी रची बसी है, जो आज भी हमारे वजूद को कबूल नहीं कर रहा, जो आज भी ये समझता है कि हम पाकिस्तान को तरने वाला। हमने खुशदिली के साथ और अपनी तरजीहात के साथ इस मैदान को नहीं चुना। हम अगर एटमी हथियार हमने बनाए हैं, आपको याद है जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम का मशहूर जुमला कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? इसलिए कि भारत ने एटम बम बनाना शुरू कर दिया था। तो हमें अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपने वजूद के लिए, अपने मुल्क की सलामती के लिए हर मुमकिन इक़दाम करना है। जिस तरह एक घर है, घर के अंदर आराइश व ज़ेबाइश करने से पहले हमें घर की चार दीवारी को मजबूत करना है। अगर हम समझते हैं कि हम ऐसे मोहल्ले में रह रहे हैं जहाँ गिरदोपेश में चोरी चकारी हो रही है, हमारे हमसाए हमारे दुश्मन हैं, तो पहला कदम हमारा ये है कि हमारा फाटक मजबूत हो, हमारी चार दीवारी मजबूत हो और कोई उसको तोड़ के अंदर ना आ सके। लिहाजा ये हम चाहें या ना चाहें, अपने दिफा को मजबूत करना, अपनी फ़ौज को मजबूत करना, अपनी बैरिया को, अपनी फ़ज़ाइया को जदीद तरीन हथियारों से मुसल्लह करना हमारी तरजीह इसलिए है कि हमें एक बड़े दुश्मन से पाला पड़ गया है जो हमसे 5 गुना ज़्यादा बड़ा है, जो हमसे ज़्यादा, उसका बजट भी हमसे कोई 5-7 गुना ज़्यादा है। तो हमें अगर अपनी कुछ तरजीहात को काट कर फ़ौजी बजट में इजाफा करना पड़ता है तो वो फ़ौजी बजट नहीं है, वो कौम के दिफा का बजट है। उसे दिफाई बजट कहना चाहिए, उसे कौमी बजट कहना चाहिए, उसे सलामती का बजट कहना चाहिए। तो मुझे तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी तरजीह नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, नागुज़ीर है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन शुरू में आपको याद होगा कि जब इंडिया ने एक इक़दाम किया और एक फ़ैसला आया सिंतास मुआहदे के हवाले से, तो भी करतारपुर राहदारी जो है उसको बंद करने के हवाले से पाकिस्तान ने फैसला नहीं किया बल्कि वो खुला रहा। लेकिन अब तकरीबन 16 दिन से वो बंद है। आप चेयरमैन फॉरेन अफेयर्स कमेटी भी हैं, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? आप समझते हैं कि करतारपुर राहदारी अगर बंद है तो उसकी वजह और उसका जिम्मेदार इस वक्त भारत है? जी हाँ, यकीनन हमने अगर बंद करना होता तो हमने उस वक्त बंद कर देना था जब जंग छिड़ी है, जब बॉर्डर बंद हुए हैं, हाँ। जब हमारी फ़ज़ाई हदूद के बारे में हमने फ़ैसले किए हैं, तो उस वक्त हम ये राहदारी भी बंद कर देते। हमने नहीं की है, हमारी तरजीह नहीं है। हम अब भी चाहते हैं कि ये राहदारी खुले और सिख बरादरी जो पुरअमन लोग हैं और जो अपने मजहबी रसूमात के लिए यहाँ आते हैं, उनको ये हक हासिल होना चाहिए। तो हम अब भी कोशिश कर रहे हैं। जो उधर से रुकावटें भारत डाल रहा है और सिखों के साथ जो उसका अमूमी रवैया है वो भी आप जानते हैं। कभी हम पे इस तरह के भी इल्ज़ाम लगाता है कि हमने फ़लाँ गुरुद्वारा पे हमला कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं और हमारी कोशिश तो यही है कि ये राहदारी जो है वो जल्द अज जल्द खुलनी चाहिए और हमारे जो सिख भाई हैं वो आएँ और अपनी मजहबी रसूमात पूरी करें। इस सिलसिले में सफारती कोशिशें हो रही हैं। लेकिन इरफान साहब, एक सर मुख्तसर सा सवाल होगा। आपको याद है कि ये भारत वाले माहौल के बाद हमने ये पहले भी सवाल आपके सामने रखा था कि जो मियाँ साहब के ऊपर तनकीद हो रही थी कि वो खामोश हैं। फिर मैं आज कुछ सर आप ही के बयानात देख रहा था, दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के बयानात देख रहा था जो 25 जून 2025 के हैं, जनवरी के हैं बल्कि। तो उसमें ये कहा गया था कि मियाँ साहब जो हैं वो जल्द सियासत में दोबारा एक्टिव होंगे पहले की तरह। लेकिन अभी आप समझते हैं सर कि इसमें ये जनवरी के जो बयानात हैं उनमें ताख़ीर की वजूहात क्या है? मियाँ साहब पहले की तरह सियासत में आपको मुतहरिक होते हुए नज़र आ रहे हैं और कितना टाइम लगेगा आपके नज़दीक? देखिए गौरमानी साहब, मैं तो इस मामले में ये कहता हूँ कि एक बड़ा लीडर, सियासी मुदब्बर जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुका है और जो आज भी जिसकी पार्टी मरकज़ में भी वफाक में भी बरसरे हुकूमत है और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में भी उसकी जमात की हुकूमत है। एक जगह उसका भाई वज़ारत उज़्मा के मनसब पे फायज़ है, एक जगह उसकी बेटी वज़ारत आला के मनसब पे फायज़।
वो पूरी तरह हुकूमत के अंदर मौजूद है, पूरी तरह। अभी कल की एक स्टेटमेंट आपने देखी होगी, जो फील्ड मार्शल का बुलंद मनसब सौंपा गया है फातेह हमारे जर्नल आसिम मुनीर साहब को, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था जी कि हमें कोई बड़ा फ़ैसला, ये मेरी राय थी, लेकिन मैं कोई बड़ा फ़ैसला खान साहब अपना मियाँ साहब के मशवरे के बगैर नहीं करता। ये वज़ीर आज़म का बयान है। मैं ख़ुद उस दिन मिला था जिस दिन शाम को वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई। तो ये कहना कि वो ज़ुबानी कलामी जलसे जुलूसों के अंदर, बयानात के अंदर, मीडिया के अंदर, टेलीविज़न चैनल्स के अंदर मुतहर्रिक होंगे, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। लेकिन जहाँ उनकी राय की ज़रूरत है, उनके मशवरे की ज़रूरत है, उनकी रहनुमाई की ज़रूरत है, उनकी क़ियादत की ज़रूरत है, वो पूरी तरह मौजूद है और मुतहर्रिक है। दूसरी बात ये होती है कि जब एक हुकूमत एक वज़ीर आज़म चला रहा हो तो उसके अंदर उनके बयानात का आना मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ज़रूरी होता है, बल्कि बाज़ औक़ात उनके अगर बयानात ऐसे आ जाएं जो ज़रा सा भी बात बराबर भी सरकार की पॉलिसी से मुनासबत ना रखते हों, तो उलझनें पैदा होती हैं, मुश्किलात पैदा होती हैं। इसलिए एक सियासी मुदब्बर के तौर पर वो बड़े खामोशी के साथ अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी कि खुल के आना है, वो अपने लीडरों से मिलते हैं, अरकान असम्बली से मिलते हैं, मुशावरत करते हैं। कोई टिकट देना हो किसी इलेक्शन में तो वो उनकी राय के बगैर नहीं होता। पार्टी के सदर हैं वो, तो वो रोल अपना अदा कर रहे हैं, जिस रोल को हम समझते हैं कि वो बोलते क्यों नहीं हैं, और मीडिया में आके या जलसे जुलूसों में आके या बयानात की सतह तक वो क्यों नज़र नहीं आते। तो मेरा ख्याल है कि उनके कद काट के लीडर के लिए अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर रोज़ बोले या हर रोज़ अपना नज़रिया पेश करे, और उसका नज़रिया या उसकी गुफ्तगू या उसके बयानात जो हैं वो डिस्कस होते रहें और उनमें मीन में ख़म निकालते रहें, कीड़ाकारी करते रहें और उलझनें पैदा करते रहें।